भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए इसको कोई कानून की धाराओं से अलग नहीं कर सकता और अलग करने का प्रयास किया भी था। अंततोगत्वा समय ने वो धारा को ही हटा दिया और सारी बाधाओं को। धारा 370 ने भारत और कश्मीर का जुड़ाव टेम्पररी है ऐसा एक भ्रांति फैलाने का काम किया, जिसने अलगाववाद के बीज बोए जो आने वाले दिनों में आतंकवाद में परिवर्तित हुए। और एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद के बने थे। कश्मीर का विकास दशकों तक पीछे चला गया और कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा और देश मुक्त दर्शक बनकर देखता रहा। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमिका भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम 2018 में 2100 घटनाएं पथराव की हुई थी। 2024 में एक भी घटना पथराव की नहीं हुई है। 25,000 से ज्यादा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं। अपना अपना गांव, अपनी अपनी तहसील, अपना अपना जिला चला रहे हैं। वहां पंचायती राज लोकतंत्र पाताल तक गहरा चला गया। लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। 33 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतदान अगर कभी हुआ तो अभी हुआ। ये तो हमेशा कट्टरपंथियों का, लूट खसोट करने वालों का और राज्य का विस्तार की एक प्रकार की घृणित विचार को लेकर आक्रांताओं का कश्मीर हमेशा से शिकार रहा। मगर फिर भी समय समय पर बहादुरी के साथ ललितादित्य हो, कोटा रानी हो, वीर बाबू हो, सबने मक्कमता से इसका सामना भी किया और इस सब के बावजूद भी कश्मीर की अपनी पहचान को समाहित करने का, संरक्षित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। भारत को समझने का प्रयास तभी सच्चा हो सकता है जब हमने जियो कल्चर कंट्रीज की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। संस्कृति भी देश बनाती है। इस देश की व्याख्या वो नहीं कर सकते जिनके मन में देश की कल्पना जियो पॉलिटिकल है, भू राजनीतिक है। इस देश को वही समझ सकते हैं जिनके मन में भू सांस्कृतिक देश की कल्पना सिद्ध हुई है या तो उसकी जानकारी है। भारत को समझने का प्रयास तभी सच्चा हो सकता है जब हमने जियो कल्चर कंट्रीज की डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। संस्कृति भी देश बनाती है। जीवन जीने की पद्धतियां, मान्यता, साहित्य, भाषा, ईश्वर की बारे में कल्पना, मृत्यु के बाद के जीवन की कल्पना, इस सब में हजारों साल के मंथन के बाद जब साम्यता खड़ी होती है तब जाकर एक जियो कल्चर देश बनता है और पूरी दुनिया में एक ही देश है जो जियो कल्चर देश। और मैं मानता हूं जब तक हमारे इतिहासकार और इतिहास के अनुसंधान करने वाली परिषद ये थियोरी को ऐतिहासिक तथ्य के साथ दुनिया के सामने नहीं रखेगी, न केवल भारत, पूरी दुनिया भारत को नहीं समझ पाएगी। भारत को समझना है तो भारतीय दृष्टिकोण से और हमारे देश को जोड़ने वाले तत्वों को समझना पड़ेगा। यही हुआ जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इतिहास के साथ। यहाँ किसने शासन किया, कौन रहा, किसने क्या अनुबंध किया, किसने क्या एग्रीमेंट किया, इसके आधार पर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर कश्मीर कहां था, लद्दाख कहां था, इसकी मीमांसा करना मेरे हिसाब से बेमानी है और वो इतिहास को वक्र दृष्टि से देखने वाले इतिहासकार ही कर सकते हैं। स्मृति भ्रंश से दोषित
इतिहासकार ही करते हैं जिनकी स्मृति में हमारा गौरवशाली इतिहास है, वो ऐसी गलती नहीं कर सकते। आज इस पुस्तक से ये बात सिद्ध हो गई है कि भारत के कोने कोने में जो संस्कृति, भाषा, हमारी लिपियां, आध्यात्म के विचार, तीर्थ स्थलों की कला, व्यापार और वाणिज्य बिखरा पड़ा है, वो कम से कम 10,000 साल से कश्मीर में उपस्थित था और वहीं से देश के बहुत सारे हिस्से में। जब ये बात सिद्ध होती है तो अपने आप कश्मीर का भारत के साथ जुड़ाव का प्रश्न ही बेमानी हो जाता है। लगभग 8,000 साल के पुराने ग्रंथों में से कंवर साहब ने ढूंढ ढूंढ कर कश्मीर का जिक्र निकालकर यहां प्रस्तावित किया है। और जब एक ग्रंथ कश्मीर और झेलम की बात करते हैं तब कोई नहीं कह सकता कि कश्मीर किसका है। कश्मीर भारत का अविभाज्य अंग पहले भी था, आज भी है और हमेशा के लिए। इसको कोई कानून की धाराओं से अलग नहीं कर सकता और अलग करने का प्रयास किया भी था। अंततोगत्वा समय ने वो धारा को ही हटा दिया और सारी बाधाओं को मित्रों, आज इस पुस्तक और इस प्रदर्शनी में कश्मीर, लद्दाख और शैव और बौद्ध धर्म का संबंध बहुत अच्छे तरीके से प्रस्तावित कर दिया है। लिपि, ज्ञान प्रणाली, आध्यात्म और संस्कृति और भाषाएं, इसको भी बहुत अच्छे तरीके से प्रमाणित किया है। मंदिरों के खंडहर में पड़ी हमारी कला, प्रतिभाओं का चित्रांकन, इसने प्रस्तावित कर दिया है कि कश्मीर भारत का ही हिस्सा है। एक प्रकार से बौद्ध धर्म की पूरी यात्रा नेपाल से काशी होकर मगध तक, बिहार तक और मगध से कश्मीर होकर गांधार तक, अफगानिस्तान तक की पूरी यात्रा इस पुस्तक की अंदर जिन चीजों का रेफरेंस है उसको देखोगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि पूरी यात्रा का हमारा कश्मीर अविभाज्य अंग है। सिंधु सरस्वती सभ्यता, मगध से गांधार तक, मैंने पहले कहा ऐसे बौद्ध धर्म की यात्रा, बौद्ध धर्म के अंदर भगवान बुद्ध के बाद परिष्कृत किए गए सिद्धांतों का जन्मस्थान भी कश्मीरी था। चौथी जो परिषद हुई और ये चौथी परिषद में जो सिद्धांत प्रस्तावित किए गए, जो आज के विद्यमान बौद्ध धर्म के सिद्धांत है, वो भी उसकी जनक भूमि कश्मीरी थी। द्रास, लद्दाख की मूर्तिकला, स्तूपों की चर्चा और चित्र, विभिन्न मंदिरों के आक्रांताओं के द्वारा तोड़े गए मंदिरों के खंडहरों के चित्र और संस्कृत का जम्मू कश्मीर में उपयोग का रात तरंगिणी में वर्णन, महाराजा रणजीत सिंह का पराक्रम, डोगरा वंश का समावेशी शासन और सन 47 के बाद हुई गलतियां और वो गलतियों के सुधार तक का पूरा कश्मीर का 8,000 साल का इतिहास इतने छोटे से पुस्तक में एक पात्र के अंदर पूरी गंगा जैसे कोई समाहित कर दे, इस प्रकार से समाहित करने का एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ हुआ है। मित्रों, इतिहास बहुत व्यापक भी होता है और बहुत कटु भी होता है। कई सारे ऐतिहासिक संदर्भ ग्रंथों का भी और ऐतिहासिक पुस्तकों का भी मैंने बहुत बारीकी से अध्ययन किया है, मगर मुझे लगता है कि एक कालखंड आया 150 साल का, जिनके इतिहास का मतलब था दिल्ली दरीबे से दिल्ली मारन तक और लुटियन से दिल्ली के जिमखाना तक, यही इतिहास सिमट कर रह गया है। इतिहास यहां बैठकर नहीं लिखा, लोगों के बीच में जाकर
इसको समझना पड़ता है, उनकी बोलियों को, इनकी भाषाओं को, इनकी संस्कृति को, इनकी जीवन पद्धति को, जीवन में किस सिद्धांत के प्रति विश्वास है, इसको समझना पड़ता है। तब ऐतिहासिक सत्य समुद्र मंथन की तरह बाहर आता है। शासकों को खुश करने के लिए लिखे गए इतिहास से निजात पाने का समय अब आ गया है और भारत के इतिहासकारों को मैं इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करना चाहता हूं, आत्मविश्वास के साथ, तथ्यों के साथ, प्रमाणों के साथ हजारों साल पुरानी अपनी संस्कृति के इतिहास को हम हमारे दृष्टिकोण से लिखें और दुनिया के सामने गौरव के साथ प्रस्थापित करें। हम हर इस प्रकार के कार्यक्रम में, हर चर्चाओं में, हर विद्वानों की मंडली में बैठकर चर्चा होती है, उसमें इतिहासकारों को कोसने का काम न करें। उनको जो करना था वो कर दिया, हमें अब कौन रोक सकता है? देश स्वतंत्र भी हुआ है और देश में ऐसा शासन है जो देश के विचारों से चल रहा है। अब हमारा काम, हमारे दृष्टिकोण से हम इतिहास को प्रमाणों के साथ, हमारे दृष्टिकोण के इतिहास को तथ्यों के साथ संकलित करें और रखें। अपने आप जो झूठी बात है और सच्ची बात है उसको देश की जनता और दुनिया के इतिहासकार चीर नीर कर देंगे, वो बदल जाएगा। वो बदलने का पुरुषार्थ हमें करना पड़ेगा। आज इस पुस्तक का ही उदाहरण मैं देकर कहता हूं, सभ्यता की रचना और उसका संरक्षण संवर्धन के कश्मीर केंद्र था, लद्दाख केंद्र था, उसका अनेक उदाहरण इस पुस्तक के अंदर हमें मिल जाते हैं। यहीं के महान चरक ने आयुर्वेद को एक प्रकार से परिभाषित किया। जो चरक को पढ़ेंगे उनको मालूम होगा कि -45 डिग्री में पलने वाली, बढ़ने वाली, अस्तित्व संभालने वाली कई औषधियों को अलभ्य औषध कर उन्होंने वर्णन किया है। सुश्रुत का चिकित्सा विज्ञान की नींव में भी बहुत सारे रेफरेंस पड़े हैं। पाणिनि का व्याकरण, भरत मुनि का नाट्यशास्त्र और आदि शंकराचार्य का चातुर्मास, ये सारा एकत्रित करते हैं तो अपने आप कश्मीर का इतिहास प्रस्थापित हो जाएगा। अभिनव गुप्त, जिन्होंने अभिनव भारती की रचना की, पंडित कदहन, जिन्होंने कश्मीर को एक लंबे समय के दृष्टिकोण से, अलग दृष्टिकोण से रखने का काम दुनिया के सामने किया। और व्यापार की भी बात कर ले तो सिल्क रूट से लेकर सेंट्रल एशिया तक और शंकराचार्य मंदिर से लेकर हेमिस मठ तक व्यापार और अध्यात्म, ये दोनों चीजों के मजबूत नींव कश्मीर की संस्कृति में और कश्मीर की भूमि पर पड़ी थी, ये हमें मालूम पड़ेगा। कश्मीर हमेशा से अनेक मतों को संभालने वाला एक उदार चरित्र प्रदेश रहा। चाहे ईसाई मत हो, चाहे बौद्ध मत हो, चाहे सूफी मत, ये सबको अपने अपने क्षेत्र में विकास करने का अवसर कश्मीर की भूमि पर ही पड़ा। चाहे विदुषी लल्लेश्वरी हो, वसुगुप्त हो, कल्लड़ हो या अभिनव गुप्त, इस सब ने अपने विचारों को और उनके जीवन को देखने के दर्शन को बहुत अच्छे तरीके से कश्मीर पर ही, कश्मीर की भूमि पर ही उकेरने का काम किया। हम सब जानते हैं कश्मीर को कश्यप की भूमि का भी नाम से जाना जाता है। शायद हो सकता है कि इनके नाम से ही कश्मीर का नाम पड़ा होगा, परंतु जैसे मैंने आगे उल्लेख किया, बौद्ध धर्म की चतुर्थ काउंसिल सम्राट कनिष्क के समय में कश्मीर में ही संपन्न की गई और वहां पर अनेक प्रकार के नवाचारों को स्थान दिया गया और भाषाओं की विविधता, जो भारत की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, वो भी कश्मीर में इसकी अनुभूति होती है। और मैं आज निश्चित रूप से इस मौके पर देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि 2 यूटी बनाकर
दोनों यूटी की राज्य की अधिकृत भाषाओं में कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी, लद्दाखी और जंस्कारी ये सारी भाषाओं को समावेश करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने कर भाषाओं को एक नया आयु देने का, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी इसको भी नकारा नहीं, परंतु इसके साथ इतनी अल्प संख्या में बोली जाने वाली सभी भाषाएं कश्मीरी, डोगरी, बाल्टी, लद्दाखी, जंस्कारी ये सभी को शासन की स्वीकृति देकर, शासन की भाषा बनाकर, शासन की भाषा का पत्राचार का विकल्प बनाकर एक लंबा आयुष्य देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, किया है। और मैं जरूर कहना चाहता हूं कि जब कश्मीर के 2 LG के 2 UT के निर्माण के बाद भाषाओं की चर्चा होती थी, प्रधानमंत्री जी का आग्रह था कि कश्मीर की छोटी आबादी में बोले जाने वाली मूल कश्मीरी भाषा को हमें स्थान देना है और उसको जीवित रखना है। मित्रों, बहुत बड़ा एक देश का प्रधानमंत्री देश की संस्कृति और भाषा के संरक्षण के लिए कितना संवेदनशील हो सकता है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, हमेशा कट्टरपंथियों का, लूट खसोट करने वालों का और राज्य का विस्तार की एक प्रकार की घृणित विचार को लेकर आक्रांताओं का कश्मीर हमेशा से शिकार रहा, मगर फिर भी समय समय पर बहादुरी के साथ ललितादित्य हो, कोटा रानी हो, वीर बाबू हो, सबने मक्कमता से इसका सामना भी किया और इस सब के बावजूद भी कश्मीर की अपनी पहचान को समाहित करने का, संरक्षित करने का बहुत अच्छा प्रयास किया। धर्मेंद्र जी ने धारा 370 का जिक्र किया है। धारा 370 और 35 से ये हमारे देश को एक प्रकार से, हमारे देश के साथ कश्मीर को एक रूप होने से रोकने वाले व्यवधान थे। उस वक्त भी डॉक्टर तंवर ने कहा, उस वक्त भी जनता न चाहती थी न लोग चाहते थे। संविधान सभा में भी बहुमत नहीं चाहता था कि धारा 370 संविधान का हिस्सा बने। खैर, मगर बन गया। मगर कुछ दृष्टिवान लोग भी थे जिन्होंने जब हिस्सा बना तब टेम्पररी प्रोविजन लिखना जरूरी समझा। और मित्रों, जो चीज कृत्रिम होती है, प्राकृतिक नहीं होती है, नेचुरल नहीं होती है, वो उसका आयुष्य लंबा नहीं होता है। और नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर कलंकित अध्याय हमारी आजादी का समाप्त करने का, आजादी के बाद के इतिहास का समाप्त करने का काम किया। और वहीं से कश्मीर का भारत के साथ, बाकी भारत के हिस्सों के साथ ही विकास का अध्याय शुरू होता है। कई बार मुझे कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि धारा 370 और आतंकवाद का क्या रिश्ता है। उनको मालूम नहीं है। धारा 370 ने ही घाटी के युवाओं के मन में अलगाववाद का बीज बोने का प्रयास किया। मुस्लिम आबादी देश के कई हिस्सों में है। किसी भी स्थान पर क्यों आतंकवाद नहीं आया? फिर एक दलील देते हैं पाकिस्तान से सटा हुआ है। गुजरात भी पाकिस्तान से सटा हुआ है, राजस्थान भी पाकिस्तान से सटा हुआ है। क्यों वहां आतंकवाद नहीं आया? धारा 370 ने भारत और कश्मीर का जुड़ाव टेम्पररी है, ऐसा एक भ्रांति फैलाने का काम किया, जिसने अलगाववाद के बीज बोए, जो आने वाले दिनों में आतंकवाद में परिवर्तित हुए। और ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि 40,000 से ज्यादा लोग आतंकवाद के बने थे। कश्मीर का विकास दशकों तक पीछे चला गया और कश्मीर के अंदर सालों तक आतंकवाद का नंगा तांडव होता रहा
और देश मुख दर्शक बनकर देखता रहा। मित्रों, धारा 370 समाप्त होने के बाद आतंकवादी घटनाओं में 70% से ज्यादा कमी हुई है। वो ये सिद्ध करता है कि धारा 370 आतंकवाद की। 2018 में 2100 घटनाएं पथराव की हुई थी। 2024 में एक भी घटना पथराव की नहीं हुई है। 25,000 से ज्यादा पंच, सरपंच, तहसील पंचायत के सदस्य, जिला पंचायत के सदस्य चुनाव जीत कर आए हैं। अपना अपना गांव, अपनी अपनी तहसील, अपना अपना जिला चला रहे हैं। वहां पंचायती राज, लोकतंत्र पाताल तक गहरा चला गया। लोकसभा के चुनाव हुए, विधानसभा के चुनाव हुए। 33 साल में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड मतदान अगर कभी हुआ तो अभी हुआ है। अब इंडस्ट्री भी जा रही है। 2 करोड़ 11 लाख टूरिस्ट जा रहे हैं। एक साल में 2024 में 324 सीरियल या फिल्मों का फिल्मांकन कश्मीर में हुआ है। जो एक जमाने में 60 के दशक में हुआ करता था, वो आज शुरू हो चुका है। 33 साल के बाद घाटी में थिएटर में नाइट शो चला है। 34 साल के बाद ताजिया का जुलूस हुआ है और लाल चौक पर जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी की यात्रा भी देखने को मिली। ये सारा 19 से 24 की यात्रा जो पोस्ट आर्टिकल 370 5 साल है, उसमें देखने को मिला है। और दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे आर्च भी ब्रिज कहीं पर है तो आज कश्मीर में है। सबसे लंबा दुनिया का टनल, एशिया का सबसे बड़ा लंबा टनल कहीं पर है तो कश्मीर में है। भारत के पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहीं पर बना है तो कश्मीर में बना है। IIT, IIM, 2 एम्स, 9 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 5 नर्सिंग कॉलेज, 2 राज्य के कैंसर संस्थान, 8 महाविद्यालय बन चुके हैं और 24 बन रहे हैं। 59 कॉलेजों को मान्यता दी गई है और हाईवे टनल का निर्माण हो रहा है। मित्रों, ये सारा एक 10 साल में हुआ है। कांग्रेस के मित्रों को हम पर आरोप लगाने का बहुत खुली छूट है। आप कुछ भी कह सकते हो, राजनीति में आरोप लगा सकते हो। मगर मैं एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं, इसके 10% भी आपके 70 साल में क्यों नहीं हुआ? इसका हिसाब आपको देश और कश्मीर की जनता को देना चाहिए। जितने इसके 10% भी नहीं हुआ। 80,000 करोड़ रुपए का पैकेज प्रधानमंत्री जी ने न केवल घोषणा की, इसको जमीन पर उतारने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और 4G और 5G नेटवर्क को भी अनेक गांवों तक पहुंचा लिया। ऑलमोस्ट 87% कवरेज आज हो चुका है। मित्रों, और मैं आज कहना चाहता हूं कि हमने न केवल आतंकवाद पर कंट्रोल पाया है, इसको रोकने में सफलता प्राप्त की है, हमने आतंकवाद की इकोसिस्टम को भी घाटी में से पूर्णतया समाप्त करने का काम नरेंद्र मोदी से। और ये सब इस भूमि के लिए हुआ है, जो भूमि का देश और दुनिया की सभ्यताओं में बहुत बड़ा योगदान है। हमारे देश की भाषाओं को, हमारे देश के व्याकरण को, हमारे देश के कई प्रकार की विधाओं को कश्मीर के विद्वानों ने समृद्ध किया है। और कुछ चीजें तो ऐसी है, संस्कृत का व्याकरण हो या नाट्य शास्त्र, जिसमें बहुत बड़ा हिस्सा कश्मीर के विद्वानों का रहा है। और मित्रों, आज मुझे आनंद है कि कश्मीर एक प्रकार से फिर से एक बार हमारे भू सांस्कृतिक राष्ट्र भारत का अभिन्न अंग बनकर भारत के साथ ही विकास के रास्ते वहां पर भी लोकतंत्र प्रस्थापित हुआ है। और मुझे विश्वास है कि जो कुछ भी हमें गवाया है वो हम जल्दी प्राप्त करेंगे। पूरा विश्वास। न केवल भौतिक विकास, कश्मीर की
सांस्कृतिक ऊंचाइयों को भी हम बहुत जल्द प्राप्त करेंगे। आधुनिकता को तो स्वीकारेंगे ही, मगर हमारा चीर पुरातन जो गौरव है उसको भी प्राप्त करेंगे। इतिहास के वो अमर पन्नों को फिर से एक बार सूजित कर जमीन पर उतारने का काम भी कश्मीर की जनता करेगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने, जिन्होंने सबसे पहले एक देश में 2 विधान 2 प्रधान 2 निशान नहीं भूले कर अपना बलिदान दिया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का एक वाक्य है, जम्मू और कश्मीर केवल भारत का अंग नहीं है, ये भारत की आत्मा का अभिन्न हिस्सा है। और इस पुस्तक ने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है, इसको कोई अब नकार नहीं सकता।